नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है छड़ी। बेड नंबर 8 वाले मरीज के साथ कौन आया है? सिस्टर, जरा जल्दी से बुलाकर लाओ। डॉक्टर रुचिका मदान ने मेरे 80 वर्षीय पति का चेकअप करने के बाद अपने केबिन में जाते वक्त नर्स से कहा, जी डॉक्टर, कल रात से ही एक महिला बुजुर्ग बाहर बैठी है। वही इन्हें एडमिट करवाने के लिए लाई थी जब उन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई। इनके बेटे बेटी या पोते पोती साथ में जरूर होंगे। जाओ, उन्हें बुलाकर लाओ। नर्स मेरे पास खड़ी होकर इधर उधर देख रही है। मैं इतनी देर से किसी नर्स के आने का ही तो इंतजार कर रही थी। अपनी छड़ी टेक कर खड़ी होती हूँ तो पैर लड़खड़ा जाते हैं और दोबारा वहीं बेंच पर बैठ जाती हूँ। अब कैसे हैं शर्मा जी? डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या हुआ है उन्हें? जल्दी ही ठीक हो जाएंगे ना वो? मैंने अपनी कांपती हुई आवाज में प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अम्मा जी, आपका बेटा बेटी जो भी आपके साथ में आया है उसे डॉक्टर रुचिका मदान ने केबिन में भेज दीजिए। इतना कहकर नर्स चली गई। उसने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। मैं अपनी झुकी हुई कमर और कमजोर आंखों से छड़ी के सहारे डॉक्टर के केबिन की ओर चल पड़ी। कल से जब से शर्मा जी को यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आई हूँ, लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही बूढ़ी हो गई हूँ और इस छड़ी का सहारा लेकर चलना पड़ रहा है। वरना शर्मा जी जब मेरे पास रहते हैं तो यह छड़ी मुझसे दूर ही रहती है। वो अक्सर कहते हैं, शर्माइन, हम दोनों ही अपने अंतिम समय तक एक दूसरे का सहारा हैं। मुझे कभी छड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब तुम मेरे साथ हो। शादी के 2 साल बाद से ही शर्मा जी की माँ हमारी संतान ना होने से बहुत परेशान हो गई थी, पर उन्होंने अपने पोते पोती का मुंह देखने के लिए कितनी मन्नतें की। पूजा पाठ यज्ञ तो करवाया ही, साथ में हमें शहर के बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास इलाज के लिए भी भेजा। हम दोनों माँ का मन रखने के लिए उनकी सारी बातें मानते तो थे, पर शर्मा जी मुझसे हमेशा कहते, परेशान मत रहा करो मेरी शशिकला, हमारे बच्चे नहीं हुए तो क्या हुआ, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। जब तू 95 साल की हो जाएगी और मैं 100 साल का, देख, छड़ी तो मैं कभी पकड़ूंगा नहीं और ना ही तुझे जरूरत पड़ेगी। तो तू मेरी छड़ी बनेगी ना और मैं तेरी। एक दूसरे को पकड़कर हम अपने जीवन की शाम को भी पार कर देंगे। मैं रुचिका मदान के केबिन में पहुंची तो देखा एक 24-25 साल की लड़की गले में स्टेथोस्कोप टांगे खिड़की से बाहर देख रही है। मैंने दरवाजे पर नॉक किया और अंदर चली गई। अपने हाथ जोड़कर शर्मा जी के बारे में पूछा। आप शर्मा जी की वाइफ हैं? आपके बच्चे नहीं आए क्या? मैंने नर्स को कहा कि आपको बेटे बेटी से क्या बात करनी है? आप मुझसे निसंकोच कहिए, मैं उनकी पत्नी हूँ। हमारी कोई संतान नहीं है। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था। हमारे हॉस्पिटल में ज्यादातर बुजुर्गों के साथ उनकी संतान आती है और कई बार उन्हें एडमिट कराकर उनकी खोज खबर लेती ही नहीं है। कई बार तो हमारी फीस भी जमा नहीं कराती। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, मैंने अभी तक के हॉस्पिटल के इलाज के सारे पैसे जमा करा दिए हैं। आगे भी जितना खर्च आएगा मैं समय पर जमा करा दूंगी। आपने बिल्कुल समय पर उन्हें यहाँ एडमिट करवाया। हल्का सा पैरालिसिस अटैक आया है जो कि इलाज के बाद ठीक होने की संभावना है। लगातार 1 महीने तक फिजियोथेरेपी रोज करवानी होगी। जी डॉक्टर, क्या मैं उनसे अभी मिल सकती हूँ? हाँ, जाइए और मिल लीजिए। वह शायद आपको ही बुला रहे थे और मुझे लगा कि अपनी बेटी को पुकार रहे हैं। शशि आपका ही नाम है क्या? हाँ शर्मा जी, मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। वैसे मेरा नाम श्रीषा शर्मा है। मैं केबिन से निकलकर उनके पास गई और जैसे ही उनके पास पहुंची मुझे अपने हाथ में पकड़ी छड़ी याद आई जिसके सहारे से चल रही थी। मैंने उसे एक तरफ रख दिया क्योंकि मैं जानती थी उन्हें यह देखकर बहुत तकलीफ होगी कि मैं इस छड़ी के सहारे चल रही हूँ। मुझे देखकर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे हाथ को पकड़कर रोने लगे। यह क्या हो गया शशि? उनकी आवाज स्पष्ट नहीं थी
पर मैं तो उनके दिल की धड़कन भी सुन सकती थी। मैं तुझे अकेला छोड़कर हॉस्पिटल के इस बेड पर लेटा हूँ और पता नहीं कब तक इसी तरह यहाँ लेटा रहूंगा। पता नहीं कब अपने पैरों पर खड़ा हो भी पाऊंगा या नहीं। अभी तो हाथ भी नहीं हिला पा रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, जल्दी हम दोनों फिर से पार्क में जाएंगे और घंटों वहां बैठेंगे, बातें करेंगे। पता नहीं शशि, मैं अब कभी ठीक हो पाऊंगा या नहीं। काश हमारे बच्चे होते तो मैं चैन की नींद सो सकता था, इस दुनिया से विदा हो सकता था। पर अब मेरे जाने के बाद तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। मैंने अपने कांपते हाथों से अपनी उंगली उनके मुंह पर रखी। ऐसा मत कहिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और ऐसा किसने आपसे कहा कि अगर हमारे बच्चे होते तो आज हमें संभालते? अगर ऐसा सबके साथ होता कि बुढ़ापे में उनके बच्चे उनके साथ रहते और उनकी देखभाल करते, जिस तरह माँ बाप बच्चों को जन्म देकर बच्चों को पालते पोसते हैं, इस उम्मीद में कि वह भी बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। अगर यह सच होता तो इस दुनिया में वृद्धाश्रम होते ही नहीं। एक सप्ताह हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं उन्हें लेकर घर आ गई। रोज शाम को फिजियोथेरेपिस्ट घर आता। दवाइयाँ समय पर चल रही थी। मेरे काम में हाथ बटाने के लिए रमा थी ही, जो हम दोनों का खाना बना देती और घर की साफ सफाई कर देती, जिसके बदले हम हर महीने उसे पैसे दिया करते। हमारा खर्चा हम दोनों की पेंशन से निकल ही जाता था। यह बैंक से रिटायर हुए थे और मैं भी सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट से कुछ साल पहले ही रिटायर हुई थी। रिटायरमेंट के बाद हम दोनों फिर से बच्चे ही बन गए थे। अब अधिकतर समय हम दोनों का साथ ही बीतता था। कभी लूडो और कैरम बोर्ड खेलते तो कभी मैं उन्हें कहानियां पढ़कर सुनाया करती। शर्मा जी मुझे किशोर कुमार के गाने सुनाते। अपने बगीचे में बैठे घंटों हम बातें करते थे। रोज शाम को मंदिर जाया करते, फिर वहां से लौटते वक्त यह मुझे चाट की दुकान पर ले जाते। हम गोलगप्पे एक ही प्लेट में खाते देखकर आसपास के बच्चे एक दूसरे को कौनी मारते और इशारा करते। मैं समझ जाती वह लोग क्या कहना चाहते हैं। इस उम्र में भी इन दोनों को इतना प्यार है। हाँ, यह सच ही था कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही थी, इस बढ़ती उम्र के साथ साथ प्यार भी बढ़ता ही जा रहा था। मेरे घुटनों में दर्द होता तो वह अपने हाथों से मेरे पैरों की मालिश करते। मैं मना किया करती, अच्छा नहीं लगता जी, आप मेरे पैर छूते हैं, यह काम तो मेरा है, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। वो हंसकर कहते, जब सेवा का मौका मिलेगा तब तुम ही करोगी ना, और कौन करेगा? अभी तुम्हारे पैरों का दर्द कम हो जाए तब ही तो चलेंगे हम लोग घूमने, बिना छड़ी के सहारे। जब मैं पार्क में अपने पड़ोसी गुप्ता जी को उदास अकेले बैठा देखती तो मन दुखी हो जाता। बढ़ती उम्र के इस समय जब उन्हें अपनी पत्नी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो उनसे अलग रहने को मजबूर थे। 4 बेटे और चारों अलग अलग शहर में रहते हैं। शर्मा जी के साथ ही बैंक में काम किया करते थे। रिटायरमेंट के बाद बच्चों ने प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया और दोनों पति पत्नी का भी बंटवारा हो गया। अपना घर बेचकर और गुप्ता जी की रिटायरमेंट के बाद मिले सारे पैसों से उनके चारों बेटों ने अपनी सुविधा के अनुसार फ्लैट खरीद लिया। बरसों साथ रहने के बाद अब उन्हें अलग अलग रहना पड़ता है, जबकि अभी ही उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। कभी कभी सोचती हूँ कि अच्छा ही हुआ जो हमारे बच्चे नहीं हुए, वरना कहीं हमें भी गुप्ता जी और उनकी पत्नी की तरह अलग अलग रहना पड़ता। हम दोनों साथ में तो हैं, अपने घर में अपनी मर्जी से जो चाहें वह कर सकते हैं। वो अपनी पत्नी को हमेशा याद करते हैं। उन्हें फ़ोन करने के लिए भी वो शर्मा जी से उनका फ़ोन मांगते हैं। उनका मोबाइल पोते ने तोड़ दिया। कई बार चारों बेटों को कह चुके हैं कि ठीक करवाने के लिए, पर किसी ने उसे ठीक नहीं करवाया। महीने भर के इलाज के बाद ही मेरे शर्मा जी ठीक हो गए। अब हम दोनों बिना छड़ी का सहारा लिए एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के पार में टहल रहे थे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।